हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हेमंत एजुकेट्स। मेरा नाम है हेमंत नागपाल और जैसा कि आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, हम थर्ड लेक्चर पर हैं मोल कंसेप्ट के। इससे पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ मोल्स देखा है और उस पर बेस्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखे हैं जो पिछले सालों में आए हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर तुमने वो नहीं देखे तो जाकर देख लो, अगर तुम्हारा मन करता है तो आज जो तुम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो हमें पढ़ना है एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज आइसोटोपिक मास। दोनों एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो बात है कि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो उसे पढ़ते क्यों हैं। देखो, सिंपल सी बात है, मोल कंसेप्ट एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। आईआईटी जेई में और नीट में इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जो भी हमारा थ्योरेटिकल कोई भी कंसेप्ट हो, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करता है पूरी केमिस्ट्री में, चाहे वो कोई भी लेवल पर हो, इवन पीएचडी लेवल तक। तो कोई भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है। तो इसीलिए हमें ये जो है एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास का कंसेप्ट पढ़ना है। उसके बाद हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल बेस्ड इसी कंसेप्ट पर। और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पिछले साल आईआईटी जेई में और नीट में ये न्यूमेरिकल्स आए भी हुए हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, मैं वीडियो को बिल्कुल पिन पॉइंट रखना चाहता हूँ, इसको लंबा ज्यादा मैं नहीं करना चाहता। तो मैं भी तुम्हें एक पीछे कोई गाना लगा के एक मोटिवेशनल बीच बीच में करता रहूंगा, लेकिन पहले अभी देखो एवरेज एटॉमिक मास, या इसी का दूसरा नाम हमने क्या देखा है, एवरेज आइसोटोपिक मास। एवरेज आइसोटोपिक मास, दोनों एक ही चीज के नाम है, लेकिन हम पहले समझना शुरू करते हैं आइसोटोपिक मास की तरफ से, क्योंकि एटॉमिक मास से मैं तुम्हें न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। तो एवरेज आइसोटोपिक मास, आइसोटोप्स तुम सब जानते हो कि कोई भी एलिमेंट होता है उसके काफी सारे आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका ही यही है कि एग्जाम्पल लेके चलो। जैसे क्लोरीन 17 जो है, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तुम्हें पता है 17, लेकिन क्लोरीन दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, 35 और 37 में। मतलब एटॉमिक जो नंबर है वो तो 17 है, एटॉमिक मास 35 और 37 एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें दिया होता है कि इसका एटॉमिक मास जो है उसको यूज करो 35.5 AMU या 35.5 ग्राम पर मोल। अगर मोलर मास दिया है तो हम यूजुअली क्या देखते हैं, उसका एम एवरेज ही देखते हैं जो हमें दिया होता है 35.5। अगर तो एक एटम का दे रखा है तो एएमयू में दिया होगा। अगर एक मोल एटम्स का दे रखा है तो क्या दे रखा होगा, 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो बात आती है कि 35.5 आ कैसे गया। अगर हम एवरेज की बात करें तो कायदे से तो एवरेज होना चाहिए 35 प्लस 37। और कितने एलिमेंट हैं, मतलब कितने आइसोटोप्स हैं, 2। तो 7 5 12 और ये 3 3 6, तो आना चाहिए 36। लेकिन एवरेज आता है 35.5। तो ये 35.5 आया इसलिए क्योंकि जो इसकी रिलेटिव अबंडेंस है, देखो अगर ये ऐसे आना चाहिए था तो दोनों को 100% एग्जिस्ट करना पड़ता। जैसे मान लो एक क्लास में तुम हो और मैं हूं, मैं भी 80 kgs का हूं, तुम भी 80 kgs की हो। तो हम अगर एवरेज मास की बात करें तो कैसे आएगा, 80 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 160 डिवाइडेड बाई 2, तो 80 बट गया दोबारा से। लेकिन वो तभी है जब तुम भी 100% क्लास में हो और मैं भी 100% क्लास में हूं। लेकिन मान लो हम वेट तोलने गए, मेरा एक पैर तो जो है वो वेइंग मशीन पे है, दूसरा पैर बाहर लटक रहा है, मतलब मैं टोटल अवेलेबल 100% हूं ही नहीं वेइंग मशीन पे। तो मेरी रिलेटिव अबंडेंस जो है, मेरी अवेलेबिलिटी जो है वो घट जाती है। तो ऐसे ही होता क्या है, जो क्लोरीन का 35 आइसोटोप है ये एग्जिस्ट करता है 75%। नेचर में जब भी तुम क्लोरीन देखोगे तो 75% ये वाला क्लोरीन दिखेगा, और बचा हुआ जो 37 आइसोटोप है वो दिखेगा 25%। इसी की वजह से जो इसका एम एवरेज आता है वो आता है 35.5। अब ये कैसे आएगा इस पे हम बात करेंगे जब मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवाऊंगा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आइसोटोप लिख लो। तुम्हें आइसोटोप पहले तो पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो ऐसे एक बारी डेफिनेशन लिख लो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर
देखो अगर किसी को हैंडराइटिंग में दिक्कत है तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, उसको समझते रहा करो। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऑफ एनी एलिमेंट, एग्जाम्पल, एक तो तुम्हें वही दिखा दिया क्लोरीन का, दूसरा तुम बताओ, सोचो ध्यान से। हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, जैसे 1H1 मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटॉप्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटियम। इसको क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम। ये स्पेलिंग्स जो है वो तुम करेक्ट कर लेना विकिपीडिया या गूगल पर देखकर। और इसको क्या कहते हैं? ट्रिटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के नाम है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। अब खास बात क्या है, ये जो ट्रिटियम है ये है रेडियो एक्टिव। भाई इसको हाईलाइट ही कर लो, क्योंकि जो IIT JEE 2019 का एग्जाम था, लिख लो, IIT JEE 2019 के एग्जाम में पूछ लिया था कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो हाइड्रोजन का जो ट्रिटियम है 1H3, ये जो होता है ये होता है रेडियो एक्टिव। देखो हर एक आइसोटोप का कुछ ना कुछ यूज होता है। जैसे 1H1 जो होता है प्रोटॉन NMR के लिए यूज किया जाता है। NMR में इसलिए तो मैं नहीं जिक्र ही नहीं करता क्योंकि ये MSc का टॉपिक है, लेकिन हर एक आइसोटोप का कुछ ना कुछ यूज होता है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, और कार्बन का 6, 13, कार्बन 6 और 14। मेरे हिसाब से 11th क्लास में कोई कार्बन 13 के बारे में तो बात ही नहीं करता, इवन लिखवाते भी नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन कार्बन 13 जो है NMR एक्टिव होता है। इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता लगाते हैं लेबोरेटरीज में, जब भी हमें कोई नया कंपाउंड डिस्कवर करना होता है। ठीक है, उस पर बात नहीं करेंगे। जो तुम्हारी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है 6C14 जो है ये कैसा है? रेडियो एक्टिव। ये आगे हम पढ़ेंगे भी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, क्लास 12th में। तो अभी के लिए याद रख लो, अगर दोबारा से क्वेश्चन आ गया कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव है, तो वो है 6C14 वाला। और इसी को हम यूज करते हैं, यूज्ड इन स्टडिंग रेडियो एक्टिव डीके, स्टडिंग रेडियो एक्टिव डीके। और इसको ही हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। तो इससे हम पुराने जो भी कार्बन एक्टिव कंपाउंड्स हैं उसकी एज निकाल लेते हैं। जैसे कोई भी पेड़ है तो ये पेड़ कितना पुराना है, मतलब 1000 साल पुराना पेड़ है, 2000 साल पुराना पेड़ है। तो ऐसे इसको हम यूज करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। तो अभी तुम्हें पता लगा आइसोटोप क्या होता है और एवरेज आइसोटोपिक मास का एक हल्का सा आइडिया हो गया। तो चलो फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब बात आती है कि एम एवरेज निकालते कैसे हैं। तो लिख लो, एम एवरेज निकालेंगे कैसे? एम एवरेज कैसे निकालेंगे? तो किसका एवरेज निकालना है? मास का। तो पहले तो लिख लेंगे टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स in the sample divided by total number of atom divided by total atoms। भाई ऐसे ही तो हम एवरेज निकालते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हारी क्लास में आऊं और बोलूं कि तुम्हारी क्लास का एवरेज मास क्या है, तो कोई बच्चा 60 kgs का है, कोई 70 kgs का है, कोई 75 का है, कोई 80 का है। तो कैसे निकालते हैं? 60 + 65, 70 + 75, जितने भी टोटल मास है डिवाइडेड बाय तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं। मान लो 80 स्टूडेंट्स है तुम्हारी क्लास में, तो डिवाइड बाय 80। तो टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स। तो एटम्स में है अगर, तो जो यूनिट आएगी इसकी वो आएगी AMU। तो इसको लिख लेना, ऐसे आएगा AMU। लेकिन अगर हम मास को ग्राम में लेंगे, जो हम दूसरा तरीका यूज करते हैं वो है, तरीका क्या, उसी का फॉर्म है टोटल मास इन ग्राम्स
अगर ग्राम्स ले रहे हैं न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में ग्राम्स लेने की वजह से डिनोमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही तो मोल कंसेप्ट में सीखना है। तो न्यूमरेटर में ग्राम तो डिनोमिनेटर में मोल्स, तो टोटल मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आएगी, ग्राम पर मोल, और आएगा अभी भी क्या, एम एवरेज। तो एम एवरेज निकालने के हमने दो फॉर्मूलाज देखे, और इसमें भी ये लिख लो स्टार लगा के। ये वाला जो फॉर्मूला है ग्राम पर मोल वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है। एएमयू पर इतना कोई भी ध्यान नहीं देता। एएमयू पे अगर क्वेश्चन आता है तो वो स्पेसिफिक पहले दूसरे लेक्चर जो मैंने तुम्हें कराया उससे आ जाता है। तो हमने यहां पर पढ़ा एम एवरेज निकालते कैसे हैं। अब क्वेश्चन में कैसे दिया होगा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, बात कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास की, एवरेज आइसोटोपिक मास की। तो पहले तो एक केस लिख लो, परसेंटेज बाय मोल अबंडेंस इज गिवन। अबंडेंस इज गिवन। तो पहला केस तो ऐसे होगा कि तुम्हें परसेंटेज बाय मोल दे रखा होगा और तुम्हें एम एवरेज निकालना होगा। कैसे, जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट स्लाइड में यहां पर दिखाया था, एक सेकंड देखना चाहते हो तो देख ही लो। ये यहां पर मैंने तुम्हें क्लोरीन का क्या दे रखा था, यही तो है यार, परसेंटेज बाय मोल अबंडेंस की। ये 75% है, ये 25% है। तो ऐसे ही तुम्हें दे रखा होगा। तो मान लो यहां पर है तुम्हारे पास A प्लस बी का मिक्सचर, और दे रखा है, गिवन क्या है तुम्हारे पास, A है X%, तो B अपने आप क्या हो जाएगा, 100 माइनस X%। भाई अगर एक चीज X% है तो दूसरी 100 में से माइनस करके ही आएगी, क्योंकि टोटल मिला के क्या मिल रहा है परसेंटेज में, 100%। तो ये तो हमें दे रखा है, और हमें ये पता है कि A का मास जो है वो है Ma मोलर मास, और B का जो मोलर मास है वो है Mb। तो M एवरेज अब कैसे निकालेंगे, तो यहां पे लिख लो M एवरेज का फॉर्मूला। M एवरेज विल बी इक्वल टू X इंटू Ma, मतलब परसेंटेज अबंडेंस ऑफ A X% जो भी दे रखा है, इंटू Ma उसका मोलर मास, प्लस 100 माइनस X इंटू Mb, जितना B है 100 माइनस X% इंटू Mb, मोलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल है कितना, 100, तो डिवाइड बाय 100। लो, सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना A है मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास, प्लस जितना B है मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया हमारे पास M एवरेज का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर दो से ज्यादा दे रखे हो, जैसे मिक्सचर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, ऐसे काफी सारे कंपोनेंट्स हो, तो हम वहां पर M एवरेज निकाल सकते हैं। पहला कंपोनेंट X1 इंटू M1, मतलब पहले का परसेंटेज बाय मोल मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास, मल्टीप्लाई X2 इंटू M2 प्लस X3 इंटू M3 प्लस सो ऑन एंड डिवाइडेड बाय टोटल कितना रहता है हमारे पास, 100%। तो ऐसे अगर ज्यादा हमारे पास कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो M एवरेज का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, एक चीज क्या होती है परसेंटेज बाय मोल। देखो पूरा चैप्टर में यही देखते रहोगे, मोल है, मास है, मास है, मोल है, इसी में कंफ्यूजन होती है, यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज होती है परसेंटेज बाय मोल, और दूसरी चीज होती है परसेंटेज बाय मास, और दोनों सेम नहीं होती। तो इसको नोट लिखो, फिर बताता हूं कि अगर सेम नहीं होती तो क्या होती क्या है। तो लिखो इन अ मिक्सचर परसेंटेज बाय मोल। भाई ये थ्योरेटिकल लाइन है, इसको रट लेना। वैसे ये वाला नोट कोई खास तुम्हें लिखने को नहीं आएगा। परसेंटेज बाय मोल ऑफ अ कंपोनेंट need not to be same or equal to percentage by mass of that component, percentage by mass of that component। मतलब परसेंटेज बाय मोल ऑफ अ कंपोनेंट कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका परसेंटेज बाय मास के इक्वल होगा, डिफरेंट भी हो सकता है।
तो परसेंटेज बाय मास हम निकालते कैसे हैं? परसेंटेज बाय मोल तो हमें पता है कि दे रखा है, और उससे एम एवरेज ऐसे निकालते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज बाय मास की, इसकी भी थोड़ी सी कर लेते हैं एग्जाम्पल। वही ए और बी जो है मिक्सचर दे रखा है, ए प्लस बी का वही मिक्सचर है, ऐसे ही लेते हैं। ये x% दे रखा है, तो b अपने आप क्या हो जाएगा 100 माइनस x%। ये हमें गिवन होता है। तो देन निकालना क्या है? परसेंटेज बाय मास। तो देन परसेंटेज बाय मास ऑफ, मान लो कंपोनेंट ए के लिए निकाल रहे हैं, तो करेंगे क्या? मास ऑफ ए, परसेंटेज बाय मास ऑफ ए। सिर्फ अब की बार सिंगल कंपोनेंट की बात कर रहा है, टोटल एम एवरेज का भी कुछ लेना देना नहीं है। तो मास ऑफ ए, अब परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइड किससे करेंगे? टोटल मास से, डिवाइडेड बाय टोटल मास। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100। तो ये निकलेगा कैसे? अब तुम्हें मैंने बता रखा था कि मास ऑफ ए आएगा कैसे? एक्स ऑफ ए, मतलब जितना एक्स है मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास। तो वही चीज यहां लिख देंगे, ये पेन दोबारा से ले लेते हैं। तो x कितना परसेंट है? x इंटू मोलर मास ऑफ ए क्या लिखेंगे? m में, डिवाइडेड बाय टोटल मास। कैसे निकाला था हमने? टोटल मास ऐसे ही निकालेंगे, x इंटू m में जितना a है मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास, प्लस जितना b है कितना 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास mb इनटू क्या चल रहा है 100। अब ये 100 न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में भी लेके आ सकते हैं। तो इसको यहां से काट दूं, तो इसको यहां से निकाल के हम ले आए डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन गया? x इंटू एम ए प्लस 100 माइनस एक्स इंटू एम बी डिवाइडेड बाई 100। पिछली स्लाइड पे जाके देखो, एम एवरेज भी क्या था? x इंटू एम ए प्लस 100 माइनस एक्स इंटू एम बी डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम क्या कहते थे? एम एवरेज। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब? एम एवरेज। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ ए क्या आ गया? परसेंटेज बाय मास ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम ए डिवाइडेड बाय एम एवरेज। तो किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो ए हो चाहे वो कोई भी हो, उसका अगर हमें परसेंटेज बाय मास निकालना है तो पहले तो ये देख लो कि वो सैंपल में है कितना। वो कंपोनेंट सैंपल में यहां पर x% है, तो x मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास कितना है m में डिवाइडेड बाय उसका m एवरेज कितना है। तो अगर यहीं पे वीडियो पॉज करो, मैं तुमसे पूछ लूं परसेंटेज बाय मोल ऑफ b बता दो मेरे को, बाय मोल परसेंटेज बाय मास ऑफ b बताओ। परसेंटेज बाय मास ऑफ b कैसे बताओगे? पॉज करो और लिख दो बस एक फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? b कितना प्रेजेंट है? 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ, अब a नहीं है b पूछे तो एम बी डिवाइडेड बाय एम एवरेज, वैसे ही रहेगा। तो क्वेश्चन में होगा क्या? एम ए और एम बी तो हमें पता ही होता है, कितना कितना प्रेजेंट है x% और 100 माइनस x%, ये गिवन ही होता है। तो तुम्हें बस निकालना क्या है? एम एवरेज से डिवाइड करके परसेंटेज बाय मास ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, कुछ भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब ये वाली थ्योरी, परसेंटेज बाय मोल पढ़ लिया, परसेंटेज बाय मास पढ़ लिया। तो ऐसे ऐसे तुम्हें क्वेश्चन दे सकता है। तो आगे चलते हैं। तो चलो यहां पर उठा लेते हैं क्वेश्चन। ड्राई एयर कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन कॉम्पोजिशन 20% एंड 80% बाय मोल रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट एम एवरेज। देखा, मैंने तुम्हें बोला था कि क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये दे रखा होगा कि कितना कितना परसेंट जो है हमारे पास कॉम्पोनेंट्स हैं। तो दे क्या रहा है? ड्राई एयर किसका किसका मिक्सचर है? O2 का प्लस N2 का। O2 कितना है? 20% और नाइट्रोजन कितना है? 80%। ठीक है, बोल क्या रहा है? एम एवरेज निकालना है। अब ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास तुम्हें पता ही है, एम ए कितना होगा भाई, नहीं दिया हुआ तो तुम्हें पता होना चाहिए। 16 2 जा 32 और एम बी अब नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 इंटू 2 28 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल अपने आप लिख लेना, कई बार मैं यूनिट्स नहीं भी लिखता हूं। तो अब बोल रहा है कि एम एवरेज निकालो। तो एम एवरेज कैसे आएगा? ऑक्सीजन का परसेंट
मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास इंटू 32 प्लस नाइट्रोजन का परसेंटेज 80% इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय, किससे करते थे, टोटल मिला के 100% है तो डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारे पास, सॉल्व करके देख लेना, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चला जाएगा, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा एम एवरेज का 28.8 ग्राम पर मोल। अगर मेरा आंसर गलत भी होता है तो नीचे कमेंट करके बता देना और बेइज्जती मत करना, खुद भी सॉल्व करके मतलब देखा करो, कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। और ग्राम पर मोल क्यों आया, क्योंकि MA और MB जो हमने यूज किया है, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं, इसको किस में लेना है, ग्राम पर मोल में। सेकंड वो अब देख लो क्या पूछता है। फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, एम एवरेज। सेकंड पार्ट मैंने तुम्हें बताया है कि किसी कंपोनेंट का परसेंटेज बाय मास पूछ लेगा, तो पूछा उसने परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे बताया था, कैसे निकालना है, जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है फॉर्मूला लिख लो, x इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय m एवरेज। अगर नहीं पता लग रहा तो पिछली स्लाइड में जाके फॉर्मूला देखो, जहां समझाया दोबारा से देखो। ऑक्सीजन है कितना 20%, तो 20 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32, m एवरेज कितना निकाला 28.8, तो आंसर कितना आ जाएगा 22.22%। ये परसेंटेज बाय मास निकालना है, तो ये ग्राम में मोल में नहीं आएगा, ये परसेंट में ही आएगा, ठीक है। अगर तुमसे तुम्हारे घर का एड्रेस पूछा होता तो तुम अपने ही घर का बताते हो, ये नहीं बोलते कि मंदिर उस गली में है। तो आंसर आ गया हमारे पास 22.22%। यही चीज मैंने बताई थी, एम एवरेज और परसेंटेज बाय मास कभी भी इक्वल हो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। एक न्यूमेरिकल हमने इस पे देख लिया। अब देखते हैं एक और अच्छा, इसी में एक इंप्रूव करके जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखते हैं। ये पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन विच इज डेंसर, मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर। तुमसे ये पूछ लेता है जो नम हवा है वो उसका घनत्व ज्यादा होता है या ड्राई एयर का। तो अब ये सीखने के लिए देखो, मैं फिर से तुम्हें एयर की बात है, मतलब गैसेस की बात है, लेके चलता हूं आइडियल गैस इक्वेशन पर। PV इज इक्वल टू nRT। भाई अगर किसी को लगता है मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो मुझे कमेंट कर दिया करो कि थोड़ा धीरे पढ़ाओ, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिखते थे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT, ठीक है। अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर दे रखा है, मतलब ये तो दोनों सेम ही रहने वाले हैं। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, एक काम करो, वॉल्यूम को नीचे ले जाओ और मास को ऊपर ले जाओ, तो PM इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम RT। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो PM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DRT। टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, R पहले से ही कांस्टेंट है और R था क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो डेंसिटी जो आ गई वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, मास के। मास ऑफ किसका, गैस। और अगर मिक्सचर दे रखा है तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, M एवरेज की। अगर सिंगल कंपोनेंट है तो सिंगल कंपोनेंट के मास के, और अगर मिक्सचर है तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी M एवरेज की। तो अब देख लेते हैं ड्राई एयर थी कौन सी हमारे पास। ड्राई एयर जो थी वो हमारे पास थी N2 प्लस O2। देखो यहाँ पे N2 प्लस O2 दे रखा था ना, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब वो क्या बोलता है, मॉइस्ट कर दिया एयर को। अब क्या कर दिया, मॉइस्ट एयर, मतलब अब N2 भी है, ऑक्सीजन भी है और वेपर्स भी है, H2O गैस फॉर्म में भी है। तो पूछ रहा है कि भारी कौन सी होगी और हल्की कौन सी होगी, मतलब डेंसर कौन सी होगी। देखो प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन सेम रखी है, तो जब भी हमने सिस्टम में H2O गैस डाली होगी तो प्रेशर जब सेम रहा तो इनके मोल परसेंट जो है वो कम हो गए होंगे, क्योंकि प्रेशर सेम है और तुम कुछ डाल रहे हो, तो इसके आने की वजह से ये कम रहे होंगे, तभी ये आया है, ठीक है।
और ये जो आया है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल। और यहां पर एम एवरेज कितना था, अभी हमने पीछे निकाला था एम एवरेज, ये आ रहा था 28.8 ग्राम पर मोल। तो ये था हमारे पास 28.8 ग्राम पर मोल। तो एक लाइटर हवा आ गई इसके अंदर H2O, तो यहां पर डेंसिटी हमारी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी मास ऑफ एम एवरेज की। एम एवरेज था 28.8, एक लाइटर हवा आ गई तो ऑब्वियसली इसकी आने की वजह से एम एवरेज घट गया, तो डेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर में क्या हो गया, डेंसिटी जो है वो घट गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, विच एयर इज डेंसर, एक्सप्लेन ही पूछा है, विच इज डेंसर, मॉइस्ट और ड्राई। तो ड्राई एयर जो है वो ज्यादा डेंस है, सो ड्राई एयर इज डेंसर देन मॉइस्ट एयर। अब एक चीज और देख लो, यहीं पे अगर मैं तुम्हें यह कहता कि जो हमारी ड्राई एयर थी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, यही वाली थी ना, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर इसमें मॉइस्ट एयर की जगह N2 प्लस O2 तो था ही, अगर मैं तुम्हें कहता इसमें पानी मत डालो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, अब मुझे बताओ कि ड्राई एयर जो थी, मतलब जो N2 और O2 वाली थी, ये डेंस होगी, विच इज डेंसर, कौन सी डेंसर होगी। अगर तो तुमने रट्टा मार लिया कि कुछ भी डालने से डेंसिटी कमी होती है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, जो कंसेप्ट बताया है उसी से चलना है। इसका एम एवरेज आ रहा था हमारे पास 28.8, यही आ रहा था ना, बिल्कुल इसका आ रहा था 28.8 ग्राम पर मोल। अब इसमें जो हमने गैस ऐड की है और अलग से, उसका एटॉमिक मास या मोलर मास है कितना, 12 प्लस 32 44 ग्राम पर मोल, जो कि अब इस एम एवरेज से क्या है, ज्यादा, 44 इज ग्रेटर देन 28.8। तो अब की बार जो है, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एवरेज है, अब CO2 डालने की वजह से 44 ग्राम वाली गैस ने रिप्लेस कर दिया 28.8 एम एवरेज को, तो डेंसिटी विल इंक्रीज। तो डेंसिटी विल नाउ इंक्रीज, किस केस में, CO2 वाले केस में। तो एक चीज हमने यहां से कंसेप्ट ही बिल्ड कर लिया। कंसेप्ट लिख लो कि समझने के लिए, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस, कोई भी गैसेस का मिक्सचर दे रखा है, मिक्सचर ऑफ गैसेस विद एम एवरेज, कुछ भी एम एवरेज दे रखा है, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस में लाइटर गैस इंट्रोड्यूस करवाई, गैस इंट्रोड्यूस की, और लाइटर देखें किससे, एम एवरेज से, अगर एम एवरेज से मास कम है की, तो डेंसिटी विल डिक्रीज। और अगर इफ हैवी गैस इंट्रोड्यूस्ड देन डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, और ये हिंदी में लिखवा दिया है तो तुम्हें लगे कि बुक जैसा नहीं है, लेकिन IIT JEE में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए लिख लो कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें मिक्सचर के साथ छेड़छाड़ करके देगा और पूछेगा कौन सी जो है मिक्सचर डेंसर है और कौन सा जो है वो लाइटर है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया, इसमें हमने 3 पार्ट देख लिए, एक तो परसेंटेज बाय मास, एक निकाला एम एवरेज, फिर देखा कौन सी डेंस है कौन सी लाइट है, और फिर हमने देखा कि अगर गैस चेंज कर दें तो क्या डिफरेंस आता है, और इसी से हमने कंसेप्ट भी बिल्ड कर लिया। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ऊपर स्लाइड में जाके देखो, केस ए, अगर परसेंटेज बाय मोल अबंडेंस दे रखी हो, तो अब हमने पढ़ना है केस बी। तो चलो केस बी देखते हैं। व्हेन मोलर रेशो, यार एक सेकेंड, व्हेन मोलर रेशो इज गिवन
कई बार ऐसा होता है ना, पेन टैब को लोकेट करना काफी मुश्किल है, अभी बड़े दिनों बाद मैंने पेन टैब उठाया है। तो व्हेन मोलर रेशियो इज गिवन, कैसे मिक्सचर दे रखा है, पहले तो तुम्हें दे रखी होती थी परसेंटेज की, एक 75% है, एक 25% है। तो मान लो अब की बार यही दे रखा है, मान लो 75% और ये 25% है। इसको लिखने का और भी तो एक तरीका है ना, 25, 25 और 3। तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये 3:1 में दे रखा है भाई। व्हेन मोलर रेशियो इज गिवन, इसको रेशियो में भी तो हम डिनोट कर सकते हैं, 25 × 3, तो 3:1 में दे रखा है। तो यही चीज है, अगर तुम्हें मिक्सचर में कई बार ऐसे परसेंटेज ना दे के m/n में दे दे कि हमारे पास जो है a m/n में है और b का जो a/b का रेशो m/n है, तब m एवरेज कैसे निकालेंगे? तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, m × मोलर मास ऑफ a प्लस n × मोलर मास ऑफ b डिवाइडेड बाय, अब की बार 100 से नहीं करेंगे क्योंकि वो परसेंटेज के केस में था, अब की बार क्या करेंगे, m+n। भाई ये दूसरा फॉर्म ही है, इसको तो इवन मैं केस लिख के भी नहीं बताता, लेकिन कुछ अच्छी बुक्स में लिखा हुआ है तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये कैसे करना है। अच्छा हाँ, ये हमने एम एवरेज का फॉर्मूला देख लिया। अब एक और छोटी सी चीज एक समझ लो, देखो एवरेज मास लिखते कैसे हैं, एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ऐसे ही लिख रहे थे ना, तभी तो ग्राम पर मोल में आ रहा था टोटल मोल्स। तो इसको ऐसे लिख सकते थे m/n, टोटल के लिए t लिख लो। तो अब एक चीज देखो, अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सिस्टम हो, तो पेन का कलर चेंज करते हैं, फॉर क्लोज्ड सिस्टम, ये जो मास है ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, ये फिक्स्ड हो जाएगा क्योंकि सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है। लेकिन कोई भी हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लो तुमने उसको टेम्परेचर दिया, हीट दी नीचे से, तो वो डिसोसिएट कर सकता है कोई भी तुम्हारा जो भी मॉलिक्यूल है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बढ़ या घट सकते हैं किसी भी तरीके से, प्रेशर बढ़ाने से, हीट देने से। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एवरेज, ये तो कांस्टेंट हो गया टोटल मास। देखो सिस्टम क्लोज्ड है तो मास तो उड़ के कहीं चला नहीं जाएगा उसमें से, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर सकते हैं। तो एम एवरेज अब की बार क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है एम एवरेज, और कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली। तो वाई एक्सिस पे एम एवरेज को अगर हम लिखें m/AVG और एक्स एक्सिस पे NT लिख लें, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये ग्राफ ऐसा कैसे आएगा, ये मैथ में भी तुम पढ़ते हो, और बड़ा सिंपल सा इनवर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, रेक्टेंगुलर, ये लाइन क्यों लगा दी मैंने, हाइपरबोला, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ जो है वो हमारे पास आएगा। तो चलो अब ये हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है, अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो, अ वेसल कंटेन्स इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन गैस, फाइंड एम एवरेज। अरे वाह, एक और क्वेश्चन आ गया एम एवरेज का। तो देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि ये कंसेप्ट के क्वेश्चन तो हमें मिलते ही नहीं है, लेकिन जब तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएगा। अब मिक्सचर किस किस का है, H2 का, ठीक है, हीलियम का He2 प्लस मीथेन। भाई He2 कभी एग्जिस्ट करता है, कभी नहीं, तो सिर्फ हीलियम है, ठीक है। और बोल क्या रखा है, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन गैस। तो सबका मान लो तुम्हारे पास क्या है, W, W और W। एम एवरेज का फॉर्मूला होता क्या है, साइड में लिख लो एक बारी, एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो हमने मान लिया सबके W, W, W प्रेजेंट है, तो मोल्स के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2, हीलियम का 4 और मीथेन गैस का 12 + 4 16, ठीक है। तो सिंपल, अब इसको एक बार फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं, टोटल मास कितना आ गया, H2 भी W है प्लस हीलियम भी W है प्लस CH4 भी कितना था, W, क्योंकि सबका सेम मास था और हमने सेम मास लेट किया हुआ है W। और टोटल मोल्स कैसे आ गए, W/2 प्लस W/4 प्लस W/16,
न्यूमरेटर में हो गया 3W, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यार ये क्या एलसीएम वाला सेकेंड क्लास का क्वेश्चन करना पड़ रहा है। 2 × 8 16, 8W प्लस 4W प्लस W, तो 3W डिवाइडेड बाई 8 4 12 13, W बाई 16, W से W कैंसल, तो 48/13। सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। 13 3 39, 9 बचेंगे, 13 7 91, 3.6 के अराउंड आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर 3.6 ग्राम पर मोल, तो एम एवरेज क्या आ गया हमारे पास, 3.6 ग्राम पर मोल। और ये ग्राम पर मोल ऑब्वियस सी बात है, देखो क्योंकि ये जो हमारे मोल्स हैं इसमें हमने मॉलिक्यूलर मास जो लिया है 2, ये होता है ग्राम पर मोल में, और ये यहाँ पर क्या था, ग्राम में। तो मोल्स निकालने के लिए यूनिट का ध्यान रखा करो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। तो ग्राम से ग्राम जाएगा, तो ये यहाँ पर मोल्स आ गए। अब वेट ऐड करेंगे तो ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोल्स, ये देखो वेट ऐड किया था ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय ये सब क्या थे, मोल्स। तो आंसर किस में आया है, ग्राम्स पर मोल्स में। तो हमने ये भी क्वेश्चन देख लिया एम एवरेज का। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस वीडियो को करेंगे खत्म। तो चलो एक फोर्थ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेसल कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 मोल्स ऑफ SO3, फाइंड एम एवरेज। अब भाई देखो, मैं तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस कराता हूं, हालांकि हम थ्योरी थोड़ी सी लिमिटेड ही पढ़ते हैं हर एक उसमें लेक्चर में, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी तुमसे थ्योरी नहीं पूछने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, न्यूमेरिकल आएगा और हम फंस जाएंगे। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, प्रैक्टिस। 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए ही अच्छा है। इवन मैं भी अभी भी जब मैं करता हूं तो कुछ क्वेश्चंस मुझे भी इतने टफ लगते हैं कि बस पूछो मत। तो हम भी अपना दिमाग खर्च करते हैं, तुम भी अपना दिमाग खर्च किया करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करते रहा करो। और मेरा भी गला सूख जाता है एंड तक लेक्चर के। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड SO3। चलो ऑक्सीजन प्लस SO3 का मिक्सचर है, ये हमें पता लग गया। 1 मोल ऑक्सीजन का है, 3 मोल SO3 के हैं। ये तो एक काइंड ऑफ मोलर रेशो नहीं दे दी तुम्हें, और पूछ क्या दिया, एम एवरेज। तो ठीक है, एम एवरेज निकालेंगे कैसे, कितने मोल ऑक्सीजन है, 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना इसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास हो गया 32, प्लस कितने SO3 के मोल्स हैं, 3 इंटू कितना इसका मास है। तो SO3 का अगर नहीं दे रखा तो तुम निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, सल्फर का 32 प्लस ये ऑक्सीजन 16 3 48, तो ये यहां पर आ जाएगा 80। तो 3 इंटू 80 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 100/100 तब करते अगर परसेंटेज बाय मोल दे रखा होता, लेकिन हमें अब की बार क्या दे रखा है, मोलर रेशो। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1 + 3 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 प्लस 8 3 24, 240 डिवाइडेड बाय 4। तो ये इसको अगर हम सोल्व करें तो आएगा 272 डिवाइडेड बाय 4 ग्राम पर मोल। अब मैं फिर से तुम्हें यूनिट अगर बताऊं तो कैसे निकाला है भाई, इसमें क्या था, ये तो नंबर है, ऑक्सीजन 1 मोल है तो 1 तो नंबर है, और 32 क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, एम एवरेज क्या होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मास ग्राम डिवाइडेड बाय मोल्स, तो यूनिट आ गई ग्राम्स पर मोल्स। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने की जरूरत मुझे तो नहीं है, लेकिन चलो 4 6 24 कर लेते हैं, 32 बचेगा, तो 68 ग्राम पर मोल जो है तुम्हारा आंसर आ गया एम एवरेज का। तो यहां पर हमने आज क्या देखा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चंस जो है वो मैंने तुम्हें दिखाया IIT JEE में कौन से आ रखे हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये देखो, ये लाइटर गैस कौन सी है, डेंसर मिक्सचर रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हें। कंसेप्ट क्या लग रहा था, कंसेप्ट यहां पर जो हमने यूज किया वो किया एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास का। देखो आइसोटोपिक मास इसको स्पेसिफिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी जो एटम है वो काफी सारे आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है जिसका मास डिफरेंट होता है, तो उसका एवरेज लेना पड़ता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो एवरेज आइसोटोपिक मास है ना, ये इसका सबसेट है एवरेज एटॉमिक मास का, क्योंकि काफी सारे एलिमेंट्स दे सकता है, सेम एलिमेंट भी दे सकता है जिसका मास डिफरेंट है। तो ये
सब कुछ हमने पढ़ा, न्यूमेरिकल्स देखे, तो यहाँ पर होता है हमारा थर्ड लेक्चर कंप्लीट। अगले लेक्चर में मिलेंगे तुम्हारे साथ मोल कंसेप्ट 4 में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा तुमसे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।